चलो भाई, तो नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेते। तो स्प्रिंग हमें पता चल गया भाई, एक फ्रेमवर्क है जो किसी ने निकाला है कुछ बढ़िया करके, इसने कुछ तो दिया ढंग का, जिससे डेवलपमेंट इजी और फास्ट हो गया। मुझे भी लग रहा है काफी ठंडा हो गया। तो वही देखो, वही यहाँ पे एक दो लाइन लिखी हुई है, इनको पढ़ते हैं और इसका जो मेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का उसे समझेंगे। ठीक, अब देखो वो आ रहा है कितना ले लो भाई, कोई तो सही बेइज्जती करने के लिए फिगर भी है ना, कौन बुरा मानता है? यस ये इस बात पता कि नहीं। ठीक, तो भाई फीवर है, पढ़ो फिर लाइन 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। पढ़ के बताओ क्या लिखा है। स्प्रिंग इज अ लाइटवेट फ्रेमवर्क, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स बिकॉज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस फ्रेमवर्क्स। कौन कौन से, जैसे हाइबरनेट हो गया, वो जेपीए को भी डायरेक्ट, मतलब जो एक्चुअल जेपीए है उसको भी इंप्लीमेंट करा सकते हो आप इधर, हाइबरनेट से ही सिमिलर होता है क्योंकि वो भी एक ओआरएम है। और मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, कलेक्शन वगैरह सब को ही वो सपोर्ट करता है। अभी के लिए तुमने यही पढ़े हैं तो मैं यही एग्जांपल्स देता हूँ, नहीं तो इंटरनेशनलाइजेशन वगैरह सबको सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर हम स्प्रिंग कोर पढ़ रहे हैं तो मैंने कल तुमको इतना तो बताया था कि पूरे स्प्रिंग कोर में हम ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, है ना। और ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के अंदर हम नहीं बनाते, क्योंकि आपको याद है ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब न्यू, ना तो जानते ही हो, मैंने बोला था ना, उसे रिवाइज कर लेना। तो न्यू अगर लिख दिया हमने तो ऑब्जेक्ट बनाया हमने। स्प्रिंग में हम न्यू लिखते ही नहीं, और न्यू नहीं लिखते इट मींस हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना। एक और बात जो आपको अभी से याद करनी है वो ये कि जावा जो अब तक पढ़ा आपने, जिसमें आप न्यू लिखते थे उसे हम ऑब्जेक्ट कहते थे, हम बनाते थे इसलिए। अब ना न्यू लिखना है ना ऑब्जेक्ट बनेगा, अब बनेगा तो बीन बनेगा। क्या बनेगा? तो हम बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, और स्प्रिंग बनाता है तो वो बीन। तो तुम्हें बस बीन बजाना है, बनाना है। ठीक है, बना लोगे सब लोग? नहीं, वो तो कोड तो बाद में करेंगे ना, पहले समझ तो ले करना है क्या। ठीक है, अच्छा, तो बोल रहा है लेट्स अंडरस्टैंड द आईओसी एंड डीआई डिपेंडेंसी इंजेक्शन फर्स्ट। स्प्रिंग कोर पढ़ना है ना, तो स्प्रिंग कोर में हमें ये दो बंदे को जानना पड़ेगा ढंग से। यही है मेन बंदे जो सारा गेम चला रहे हैं स्प्रिंग कोर के अंदर। आईओसी बोले तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल को इन्वर्ट करने का काम करता है। आईओसी है क्या? एक्चुअली एक इंटरफेस ही होता है। अभी के लिए तुम इसे एक पर्सन मान सकते हो, एक वो बंदा जो तुम्हारे काम ये करके देगा। हमने सुना स्प्रिंग में हमें ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है, बट वो सारे काम कोई दूसरा बंदा करेगा, हम तो करेंगे नहीं, न्यू हम नहीं लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट मतलब बीन कौन बनाएगा? देखो, बीन बन रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कुछ नया बन रहा है, बन ऑब्जेक्ट ही रहा है वो। डाउन लाइन बीन एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक। वैसे ही गेटर सेटर वहां भी काम करेंगे, कुछ नहीं है, बस हम खुद बनाते थे यहाँ न्यू से, अब आईओसी से मांग लिया करेंगे एक गेटर कॉल करके। बीन को गेट कराने के लिए कौन सा गेटर बनेगा? गेट बीन नाम से बना होगा। एक मेथड है उनके पास गेट बीन नाम का, जिसे हम कॉल करेंगे, बोले भाई दे दो गेट बीन, करेंगे बीन दो, इतना ही करना है। मतलब अब तक जो खुददारी आपके अंदर थी कि खुद कुआं खोद के पानी पिएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे अब तब काम करेंगे, अब ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है तुम्हें भिक्षुक बना देगा। समझते हो उसे क्या? भिक्षुक वर्ड क्या मतलब है उसका?
भीख मांगना पड़ेगा कि भाई ऑब्जेक्ट दे दो, और वो तुम्हें ऑब्जेक्ट देगा भी। कितना बार ऑब्जेक्ट चाहिए, जिस क्लास का चाहिए बस आप उसको बोलो, एम्प्लॉय का दे देना, दे देगा। बहुत बड़ा दानवीर है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे काम कौन करेगा? आईओसी कंटेनर करेगा। आईओसी एक कंटेनर है जो कंटेन करता है सब कुछ। स्प्रिंग कोर में सारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सब देखो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में 3 चीजें आती हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है? हम सबसे पहले डिक्लेरेशन करते थे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फिर इंस्टांसिएशन मतलब मेमोरी एलोकेशन करते थे, फिर इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यूज प्रोवाइड करते थे। ये सारे काम यहाँ कौन करके देगा, कौन करवाएगा? आईओसी का। हमने डिपेंडेंसी पढ़ा था, हमने एसोसिएशन पढ़ा था, जहां एक क्लास की डिपेंडेंसी दूसरी क्लास पे होती थी और उस डिपेंडेंसी को हमें इंजेक्ट कराना पड़ता था। एक था जिसे हम टाइट कपलिंग कह सकते हैं वैसे, लेकिन आप कह लो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टाइटली कपल करना पड़ता था उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपकी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। याद है, कार में इंजन कंस्ट्रक्टर के अंदर ही तो बनाया था, वही तो ये करते थे ना हम। जैसे एम्प्लॉय में एड्रेस की डिपेंडेंसी है, टाइट कपलिंग को रिप्रेजेंट करना है तो एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर में एड्रेस डालेंगे, ये है टाइट कपलिंग। देयर इज डिपेंडेंसी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एड्रेस, टाइट कपलिंग है ना। हाँ सर, न्यू अंदर ही चल रहा है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओगे एड्रेस अपने आप बन जाएगा। इस काम को डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसे करवाएगा। वो बोलेगा ये नहीं बनाना तुमको, ये बनाओ, और ये ऑब्जेक्ट बना के इस कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल करेगा? हमने न्यू चलाया, देखो कंस्ट्रक्टर वो मेथड है जिसको कॉल हमें नहीं करना पड़ता, ऑब्जेक्टिवेशन टाइम पे अपने आप कॉल होता है, और ऑब्जेक्ट तुम्हें बनाना नहीं है। इट मींस इस कंस्ट्रक्टर को भी हमें कॉल नहीं करना, वो कॉल कौन करेगा? आईओसी करेगा। कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो उससे ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा ना, ये ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ना एड्रेस, एड्रेस की डिपेंडेंसी है ना, तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना है एम्प्लॉय का और उसमें एड्रेस भी पास करना है, ये भी काम कौन करेगा? आईओसी। तो टाइट कपलिंग को भी रिजॉल्व करके देगा कौन? आईओसी। ये डिपेंडेंसी किसी को इंजेक्ट कर देगा, तो आईओसी का एक फीचर है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये आप कहते हो स्प्रिंग कोर का फीचर है डीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है आईओसी मेक्स द कोड लूजली कपल्ड, लूजली कपल्ड बना देगा। हाँ सर, in such case there is no need to modify the code if our logic is moved to the new environment, तो कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमसे वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो खुद करके थे। In Spring Framework, IOC container is responsible to inject the dependency, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अभी हम बात कर रहे थे, वही तो कह रहा है, इसी का होगा। ओके, वी प्रोवाइड मेटा डेटा टू द आईओसी कंटेनर, हम चाहे तो मेटा डेटा दे सकते हैं। मेटा डेटा मतलब क्या? ऑब्जेक्ट अगर वो बना रहा है तो उसके एट्रीब्यूट्स में, उसके वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज आप अपनी सजेस्ट करना चाहते हो, भाई ये वाली रख देना, जब आप बीन बनाओ ना ये वैल्यू ले जाओ, ले जाके बीन बनाओ तो ये रख लेना, तो कर सकते हो। उसको करने के दो तरीके हैं। क्या बोल रहा है? We provide metadata to the IOC container either by XML file or annotation। दो तरह से हम अपना डेटा इसको दे सकते हैं कि भाई ये ले जाना डेटा और वो ले जाके इंजेक्ट भी कर देगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, डेटा हाइडिंग के लिए फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास बनाते थे, जावा बीन क्लास या इनकैप्सुलेटेड क्लास जो बनती थी, वो सारे वेरिएबल्स तो प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका क्या था? गेटर सेटर। और इनिशियल वैल्यू सेट करने का तरीका क्या था? कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास दो ही अप्रोच है वैल्यूज को सेट कराने के लिए, या तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करा दें या हम सेटर्स के थ्रू सेट करा दें। अगर कभी उनको गेट कराना है तो गेटर कॉल कर रहे हो। तो ये सारा गेम सेटर और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का गेम भी हमें नहीं करना, ये भी डाउन दी लाइन ये खुद कर देगा। कौन? समझ रहे हो ना? अरे भाई नहीं किया था क्या? चलो अच्छा है जो नहीं आए हैं वो एंजॉय करेंगे। बहुत से ऐसे मेधावी छात्र हैं जो कर रहे होंगे ऑनलाइन, नहीं उसको तो जरूरत नहीं है बट कुछ तो कर रहे होंगे, जैसे अंकित हो गया, इसका बिना रिकॉर्डिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अरे झूठ बोला। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। नहीं सर, सर वैसे रिकॉर्डिंग से फायदा हो जाता है आपको। फायदा रहता है
सारे अभी लास्ट जो हमारा क्या नाम जावा का क्या है वो हुआ था ना उसमें ड्यू गेट में इंटरव्यू, तो उसमें से जो आप क्वेश्चन बताते हो ना बीच बीच में, तो 9 में से 7 क्वेश्चन वही आए थे। 7 क्वेश्चन वही आए थे उसमें, तो उससे बेनिफिट हो जाता है रिकॉर्डिंग के साथ। अच्छा ऐसा क्या भाई? नहीं क्यों क्या हो गई? बोला भाई तुमको तो हाइबरनेट सीखना था ना, सीख तो लिए। चलो आ जाओ, तुम ज्यादा गए। हाइबरनेट का बैकअप लेने वाला बंदा स्प्रिंग में क्या कर रहा है? बताना तो पड़ेगा ना। क्यों तुमने 3D चेक कराया? तुम रेंचो अभी तक मैंने स्टार्ट किया है नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ ना। के बारे में मैंने बोल दिया था। अब देखो कोई और आया, अनंत। As a framework of frameworks because it provides support to various frameworks. बहुत सारे frameworks अभी जो मैंने बताया तुमको 2 मिनट पहले, कलेक्शन, हाइबरनेट, JPA, इंटरनेशनलाइजेशन, AOP, ऐसे मल्टीपल फ्रेमवर्क्स ये सपोर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद मैंने कल जो बताया था वो याद करो कि पूरे स्प्रिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं, और ऑब्जेक्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो अगर हम बात करें नॉर्मल क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके जो एट्रीब्यूट्स है उनको वैल्यूज देनी पड़ती है। अब अगर एक क्लास में दूसरी क्लास की डिपेंडेंसी है तो वो भी उनका एट्रीब्यूट हुआ, मेंबर हो गया ना उस क्लास का। क्लास के सारे मेंबर्स को वैल्यू देनी पड़ती थी। अब डिपेंडेंसी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, जैसे इधर एम्प्लॉय क्लास दिख रही है, इसमें एड्रेस की डिपेंडेंसी, तो ये भी तो इसका एक एट्रीब्यूट, एक मेंबर ही है ना। तो एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या जाएगा? एड्रेस का ही एड्रेस जाएगा, रेफरेंस जाएगा, तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ना। तो इस काम को हम ऐसे कर लिया करते थे, टाइट कपलिंग होती थी, करते थे ना, वैल्यूज तो देनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम भी हमें करवाना है। ऐसा भी अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा तो एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना के इंजेक्ट करवाना है, बट ये तो टाइट कपलिंग है। इसको लूजली कपल बनाने के लिए आईओसी कुछ ऐसे करना होता है। आईओसी है कौन? आईओसी एक कंटेनर है। आईओसी एक कंटेनर, एक ऐसा बंदा जो आपके सारे कार्यभार को संभाल लेगा। कौन सा तुम्हारा कार्यभार था पूरे कोर जावा के अंदर? सर ऑब्जेक्ट बनाने का कार्यभार है ना। एसोसिएशन हो या वो इनहेरिटेंस हो या कैसा भी लॉजिक हो, सब में ऑब्जेक्ट ही बनाते थे, और उन्हीं ऑब्जेक्ट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी है? आईओसी। देखो लिखा गया है, आईओसी मेक्स द कोड लूजली कपल्ड, इन सच केस देयर इज नो नीड टू मॉडिफाई आवर कोड if our logic is moved to the new environment. In Spring Framework, IOC container is responsible to inject the dependency. Dependency को inject करने का काम भी यही उठा देगा। Object creation तो बता ही चुका हूँ। We provide metadata to the IOC container either by XML file or annotation. हम metadata भी दे सकते हैं, मतलब आपके वो जो डिपेंडेंसी है, एम्प्लॉय हैज आईडी, एम्प्लॉय हैज एड्रेस, एम्प्लॉय हैज जेंडर, ऐसे करके मल्टीपल वेरिएबल्स है ना, उन सारे वेरिएबल्स में वैल्यूज देने का काम अगर हम करना चाहते हैं, हम अपनी खुद से वैल्यू देना चाहते हैं। बीन तो वो बना ही रहा है, हम बोलेंगे बीन तुम बना लो भाई, वैल्यू हम दे रहे हैं, तुम ये वाली ले जाके इनिशियल वैल्यू सेट कर देना। बोलेगा हाँ ठीक है, ले दे दो। कैसे दे सकते हो? 2 तरीके हैं उसके, एक्सएमएल फाइल के थ्रू दे सकते हो या एनोटेशन के थ्रू दे सकते हो। ठीक, एडवांटेज तो वही है, लूज कपलिंग। हाँ सर, क्योंकि प्राइमरी फीचर है इनका डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, डिपेंडेंसी को ये ऑटोमेटिकली भी इंजेक्ट करवा देते हैं, ऐसा फीचर है इनके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क में देखो लिखा है, पहला पॉइंट, प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स दी हुई हैं। इन्होंने JDBC डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने को मना कर दिया। इन्होंने बोला तुम्हें हम JDBC टेम्पलेट देंगे, वो भी एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क होगा, है ना। हाइबरनेट टेम्पलेट देंगे, वो भी क्या है, हाइबरनेट तो तुम्हें वैसे ही पता है फ्रेमवर्क है, लेकिन हाइबरनेट टेम्पलेट नाम की इनके पास क्लास है, JDBC टेम्पलेट नाम की इनके पास क्लास है, उनके पास सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं, उनको कॉल करो तुम्हारी क्वेरी अपने आप चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा, लूज कपलिंग देता है, इजी टू टेस्ट है, लाइट वेट है। हाँ सर लाइट वेट है, फास्ट है, ये बात हम जानते हैं क्योंकि हमने कल ओवरव्यू में यही समझा। फास्ट डेवलपमेंट होगा, हाँ
और पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन होगा। मतलब यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्शन का एडवांटेज क्या है, उनका कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड कर देते हैं, जो अननेसेसरी अनरिलेवेंट डेटा है उसको क्यों दिखाना, उसको हाइड कर दिया जाता है। तो आईओसी कंटेनर तुम कर रहे हो ना, जो कि एक बंदा है जो सारा काम करेगा, वो एक्चुअली कौन है, वो भी एक इंटरफेस है। कौन है? इंटरफेस है। और किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो कभी बनता है नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई अलग कोई फैक्ट्री मेथड प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो फैक्ट्री मेथड से हम इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट गेट करवाएंगे, देन आप आगे वो मेथड्स कॉल करोगे। समझ रहे हो? तो इधर क्या हुआ, अगर इंटरफेस है तो सिर्फ तो वो है एब्स्ट्रैक्शन ही है ना, क्योंकि हमने सुना था इंटरफेस में तो कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं, तो उधर तो सब कुछ हाइड है। इंप्लीमेंटेशन कौन दे रहा है हमें नहीं पता, बट हम डील करेंगे तो किससे, उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम के इंटरफेस से, वही है आईओसी कंटेनर। ऐसे ही सब कुछ चलने वाला है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट होगा, हाइड होगा, डाउन द लाइन चल रहा होगा, तुम्हें सिर्फ फंक्शनैलिटी बताई जाती है। किसी भी फ्रेमवर्क को पढ़ते हमें बताया जाता है ये है इंटरफेस, इसके ये है मेथड, इसको कॉल करोगे तो ये होगा, इसको कॉल करोगे तो ये होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन डाउन द लाइन एब्स्ट्रैक्ट है। तो पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन है स्प्रिंग के। ठीक है सर, मान लेते हैं। इसके बाद तुमको देखो आईओसी कंटेनर के बारे में अगर आपको पढ़ना है, एक पढ़ो, दिख रहा है, पढ़ के बताओ कोई। फास्ट डेवलपमेंट, उस पे नीचे लिखा पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। तो एक लाइन है ये, इसी में तुम्हें कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी आईओसी करता क्या है। एक ही लाइन पढ़ के देखो। The IOC container is responsible to instantiate, configure and assemble the, यही काम करता है। किसी को भी वन लाइन डेफिनेशन देना है ना आईओसी के बारे में, अगर उन्होंने पूछा जाता है तो ये बताओगे ना, इनफ होगा। फिर वो और क्वेश्चन पुट करता है इसके अंदर, तो इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। इंस्टेंशिएट मतलब क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है ना। हाँ वही कॉन्फ़िगर करेगा, अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े हैं उसके पास आईओसी कंटेनर के पास, देखो एनोटेशन बेस्ड हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो एक बार में क्लास लोडिंग टाइम पे वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट बना के रख देता है। फिर आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए तो तुम गेट बीन मेथड कॉल करके उससे बोलोगे ना एम्प्लॉय दे दो, एड्रेस दे दो, स्टूडेंट दे दो, किसी भी क्लास का, तो वो कॉन्फ़िगर करके लाके तुम्हें पकड़ा देगा। यही सब बात है। असेंबलिंग या कंस्ट्रक्शन बात एक ही है। ठीक है, इसी के अंदर फिर डीआई वीआई सब आ जाएगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो तो फिर उसी का पार्ट है ना, ऑब्जेक्टिवेशन का ही। ठीक है, दो आईओसी कंटेनर, सॉरी हाँ, दो आईओसी कंटेनर होते थे, एक था बीन फैक्ट्री, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये डेप्रिकेटेड है, बीन फैक्ट्री हट गया है, अभी इन लेटेस्ट वर्जन में दिखता भी नहीं। तो अभी जो हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, लेटेस्ट वाला एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यही यूज होता है। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो क्या करें, अब इसको तुम पढ़ो ही मत, क्योंकि पहले हम ऐसे बनाते थे। तो तुम्हें क्या बनाना है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या मिलेगा, न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर एक्सएमएल बेस्ड गेम खेल रहे हो तो आपको ये वाला मेथड, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इट मींस कंस्ट्रक्टर तो किसी क्लास का होता है ना, तो जरूर इस नाम की कोई क्लास रही होगी। अब आपको बेसिक या कॉमन सेंस लगा के चलते रहना है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन है, तो कौन किसका इंप्लीमेंटेशन दे रहा है तुम खुद ही आइडिया लगाओगे। अब न्यू लिखा है, इधर क्लास नेम है, इधर पैरामीटर भी जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है, एक पैरामीटर है जिसमें एक स्ट्रिंग पास कर रहे हो तुम, किसका कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर नेम तो क्लास नेम की तरह सेम होना चाहिए। इट मींस इस नाम की कोई क्लास है जो इंप्लीमेंटेशन दे रही है, किसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है इसका नाम, क्लास पाथ एक्सएमएल लिखना है, बाकी अपने इंटरफेस का नाम ही। ठीक है, इतना करते ही क्या बनेगा, आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनके रेडी हो जाएगा। इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लोगे तो फिर समस्या है। तो भाई अब करना क्या है, भगवान का नाम लो अपने ईश्वर का, और मैवन प्रोजेक्ट पे ले जाके क्लिक कर दो। और जब इस पे क्लिक करोगे तो क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, इसको चेक करना है, स्किप कर देना आर्केटाइप सिलेक्शंस और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पूछेगा भाई ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी बता दो, तो शायद तुम जानते होगे ये क्या है। तो यहाँ पे तुम्हें जो मन करना है, अपना ग्रुप का नाम लिख दो, कॉम डॉट स्प्रिंग, क्या
वाईफाई का पासवर्ड बताओ भाई, मदद करो जल्दी। ठीक है, मैंने राधे स्प्रिंग करके बना डाला इसको। अब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं मैम, प्रोजेक्ट तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आती है हमारी, वही सबसे पहले pom.xml में अपनी डिपेंडेंसी लाओ सर, क्योंकि जब तक जार नहीं होंगी तब तक वो प्रीडिफाइंड क्लासेस कैसे यूज करोगे। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी तो कहीं ना कहीं रखा होगा, अभी तो एक ही क्लास का नाम, एक इंटरफेस का नाम सुन पाए हो, वो भी तो चाहिए। ऐसे मल्टीपल एनोटेशंस कहाँ रखे होंगे, उनके सब जार फाइल के अंदर ही होता है, और जार है ही नहीं हमारे पास, अभी सिर्फ jar ही है। तो स्प्रिंग से रिलेटेड हमको डिपेंडेंसीज ऐड करनी होगी। कितनी डिपेंडेंसीज डालनी पड़ेंगी, 2 डिपेंडेंसीज। चलते हैं अभी मेवन रिपोजिटरी सेंटर, वहां जाके वो दोनों डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी हो। देखते चलो, भगवान तुम्हारे साथ है। MVN रिपोजिटरी, तो यहाँ पे आप स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी सर्च कर लो, ये रहा। स्प्रिंग कोर का कोई भी वैसा माइलस्टोन वर्जन मत लेना, जो M से आता है ये मत लो, स्टेबल वर्जन लेना है। सबसे ज्यादा यूज ये किया है लोगों ने, 686 लोग हैं जिन्होंने इसे यूज किया। चलो लेटेस्ट में ये ले लेते हैं। वर्जन बेस्ड प्रोग्रामिंग है, तो जो वर्जन स्प्रिंग कोर का होगा वही सेम वर्जन आप स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का भी लेंगे, दूसरी जो डिपेंडेंसी डाली जाएगी। तो यहाँ आ जाओ, अब सर्च करो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हो गया। अभी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ये आ गया। 6.2 पॉइंट कुछ था ना डिपेंडेंसी, ये रही, बस वही नहीं है। अच्छा है नीचे, ले जाके यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दिया। डाउनलोड होने लग गई होगी, मेवन डिपेंडेंसीज फोल्डर आ गया है, ये देखो जार फाइल आ गई है स्प्रिंग की। अभी हमको 2 डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद कुछ नहीं करना है इसमें। कहाँ चलेंगे, सोर्स में चलेंगे। चल दें सर, हाँ चल लो, क्या दिक्कत है, बोल दिया मैंने तुम्हारे साथ है ना भगवान। तो फॉर्म डॉट स्प्रिंग करके मैंने अपना बेस पैकेज नेम रखा है, डॉट नेम कर लें इसको, या क्लाइंट कर लें, जो मन करे वो कर, यहीं से चलेगा ना सारा प्रोग्राम। ठीक, क्लास का नाम क्या रखें, मेन ही क्लास का नाम रख लो। तुम लोग मत रखना मेन, क्योंकि मेन क्लास का नाम रखने के बाद फिर वो मेन मेथड भूल जाते हो, है ना, वो नहीं करना। ये हमारी वो मेन क्लास या रनर क्लास, कुछ भी नाम रख लो इसका। जहां हमें बीन चाहिए, किसकी चाहिए बीन, उसके लिए एक एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी भाई। तो चलो एक क्लास बनाते हैं, एंटिटी हमारा एम्प्लॉय ले लो, और पैकेज का नाम भी एंटिटी रख लो या मॉडल रख लो, मॉडल ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी, फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास होने वाली है। तो इसके अंदर प्राइवेट इंटीजर एक आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, जेंडर, इतनी चीजें रखेंगे। अभी कोई रेफरेंस वेरिएबल की डिपेंडेंसी नहीं है इधर। क्या करें, सोर्स में चलते हैं, जनरेट कराते हैं एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सोर्स में चलो, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सोर्स में आके जनरेट करा दिया गेटर एंड सेटर। सोर्स में आके जनरेट करा दिया टोस्ट्रिंग। ठीक है, बन गई एक फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास, दैट्स इट। अब करना है क्या है, अब बनानी है एक ऐसी फाइल जहां हम बीन बनाएंगे। तो एक एक्सएमएल फाइल बनानी है, कहाँ, रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे एक्सएमएल का ऑप्शन आता है, नहीं आता तो फाइल का आ रहा है। जैसे तुमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया था वैसे ही बना दिया। इसका नाम क्या रखें, जो मन करे वो नाम रखा जा सकता है ना।
तो मैं अभी इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम से बुलाऊंगा। अब इधर बनानी है बीन। मेटा डेटा जो हमने बात की थी ना, मेटा डेटा प्रोवाइड करना है, तो मैं इधर से ही दूंगा। तो बीन बनाने के लिए बीन टैग चाहिए, मेटा डेटा बना देने के लिए प्रॉपर्टी टैग चाहिए। वो प्रॉपर्टी टैग जो आपने यूज किया था hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर, आप क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी नेम बताते थे, नेम में डायलेक्ट लिखा था आपने, आपने कनेक्शन डॉट यूआरएल लिखा था, कनेक्शन डॉट यूजर नेम, कनेक्शन डॉट यूजर पासवर्ड, वो सब क्या थे, वो थे वेरिएबल नेम किसी क्लास के, जिस क्लास की वो बीन बन रही थी। वैसे ही आप यहाँ पर भी अपनी एम्प्लॉय के आईडी में, तुम्हारे एम्प्लॉय के आईडी में कुछ आईडी दोगे, नेम में नेम दोगे, जेंडर में जेंडर दोगे, तो वैल्यूज दोगे ना, तो सारा मेटा डेटा देने के लिए तुम्हें इधर बीन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहीं से वो बीन उठा के तुम्हें पकड़ाता रहेगा। तो बीन के लिए वो जितने भी टैग्स चाहिए वो अभी है नहीं तुम्हारे पास। तो बीन के टैग चाहिए तो आपको यहाँ पे कोई DDD XSD फाइल आगे रखनी पड़ती है। याद करो, कॉन्फ़िगरेशन और मैपिंग फाइल दोनों के अंदर आपने वहां पे एक DDD लाई। तो चलो फिर स्प्रिंग की फाइल भी ले आए। तो ग्रीन बीन करके आएगा शायद, ग्रीन बीन गेटिंग स्टार्ट, MVC है ये, छोड़ो, स्प्रिंग कोर XSD करके लेते हैं, स्प्रिंग कोर XSD फाइल। चलो इसे ही उठा लो, है ना। कह रहा है बीन डेफिनेशन, स्प्रिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये उठा लेना यहाँ से। तो भाई यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये आते ही XSD फाइल के आते ही हमें पता है बीन बनना स्टार्ट हो जाए। तो हो रही डाउनलोडिंग, यहाँ पे बीन डिफाइन है। बीन डिफाइन करने के लिए बीन टैग चाहिए होता है, आ गया ना, बीन लगाया। कैसे बनेगा बीन, उनका कुछ नहीं, मैपिंग के अंदर आपने क्या हुआ था, मैपिंग के अंदर मैपिंग क्लास का नाम बताया था, वैसे ही यहाँ पे बीन का नाम बता दो और किस क्लास की बनानी है वो बता दो। तो बीन नेम के लिए, नेम इनके पास एक एट्रीब्यूट है, हमें EMP नाम का बीन बनाना है। वो किस क्लास का होगा सर, क्लास इक्वल्स टू वो क्लास का नाम बताना है। क्वालिफाइड नेम क्या है तुम्हारा, com डॉट स्प्रिंग डॉट मॉडल डॉट एम्प्लॉय। इतना करते ही बीन बन जाएगा। हमें बता दिया, बात बता दी, ये वाली क्लास है, इसका बीन बना लेना, बना देगा। लेकिन आप चाहते हो मेटा डेटा देना, तो मेटा डेटा देने के लिए आपको यहाँ पे टैग्स यूज करने पड़ेंगे। क्या कंट्रोल दबाए, इस पे क्लिक कर दिया, घुस गए उधर ही। किसी को भी ओपन करना है, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना, वही तरीका। तो हमें क्या करना है, वैल्यू सेट करनी है। हम कह रहे हैं भाई तुम ऑब्जेक्ट बना लोगे इतने पे, हमें पता है तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब बन जाए तो उसके अंदर वो जो वेरिएबल्स है ना, मेमोरी तो दोगे तुम, सिर्फ उनमें वैल्यूज भी रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट तो जीरो नल रहेगा उनमें, हम चाहते हैं उन्हें कुछ मेटा डेटा देना। तो उसके लिए हम पहले यूज करेंगे प्रॉपर्टी टैग। पहली प्रॉपर्टी का नाम है आईडी, सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज कर सकते हैं, हाँ सर। और यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू तुम बता दोगे जो भी आईडी दे दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नेम ही है सर। उसमें क्या वैल्यू रखना चाहोगे वो बता दो सर। वैल्यू हम रखेंगे अक्षित। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम बताओ भाई क्या है, जेंडर है सर। उसमें क्या वैल्यू रखना चाहोगे सर, मेल रख देंगे, ओके। हम यूज जो कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी टैग, हम दे रहे हैं ना प्रॉपर्टी, तो जितने प्रॉपर्टी टैग यूज करें जिस जिस वेरिएबल के लिए, उस वेरिएबल के लिए ये जाके सर्च करेगा सेटर में। क्या सर्च करेगा, सेटर। कौन, IOC।
और अगर आईडी दिया है तुमने तो आईडी का सेटर नेमिंग स्टैंडर्ड है ना, एक सेटर गेटर का, उसका नाम होगा सेट और आईडी का आई होगा कैपिटल। ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा। नेम से वो सेट नेम को कॉल कर लेगा। जेंडर दिया, वेरिएबल नेम सेम होगा, अगर उधर उधर किया ना तो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। तो हमने सारे वेरिएबल के नाम एग्जैक्ट लिख दिए हैं। अब वो डाउन द लाइन सेटर्स कॉल करके वैल्यू सेट करते हैं। क्या सर सेटर कॉल होते हैं? तो होते हैं नहीं होते हैं कैसे पता लगेगा? आप चलो एम्प्लॉय क्लास के अंदर और जाके बोलो, देखो भाई अगर ये कंस्ट्रक्टर इन्होंने कॉल करा तो भाई इनको करना पड़ेगा मेरा एक काम ये, और यहाँ पे 0 प्रिंट करवाएंगे। अगर तुमने ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया, वो ना करके तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, तुमने कहा हम ये कॉल करेंगे, तो इसमें ये मैसेज प्रिंट होगा। सेटर कॉल करोगे तो हमें कैसे आइडिया लगेगा? हमने कहा ऐसा जाएगा कि भाई यहाँ पर भी हम मैसेज ही डाल देंगे। नेम वाला सेटर भी चला तो इसके लिए भी भाई एक मैसेज डालो। मैं सारे सेटर्स में एक एक मैसेज डाल दिया। अब तो पता लगेगा ना कौन सा कंस्ट्रक्टर चला है, कौन से सेटर्स चले, अभी आइडिया लग जाएगा। 1 मिनट। तो ठीक है जी, बीन बन चुका है सर, हम रेडी हैं, एंटिटी बन चुकी है, मेन में आ जाइए फिर। यह तुम्हारा एम्प्लॉय, यह तुम्हारा मेन, और कंसोल हटाओ इसको। अब बीन कौन देता है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का बंदा, हमने सुना था सर, एप्लीकेशन। कौन है ये? आई बनेगा न्यू, क्या था नाम? और यहाँ पे अपनी XML फाइल का नाम पास करना होता है। क्या नाम रखा है हमने? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। इसमें बीन है, वो अपना देख लेना भाई साहब, इनसे बोल रहे हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी हम देख लें, उसकी टेंशन मत लो, वो हमें आता है, यही तो हमारा पेशा। तो IOC ने बोला हमको क्या चाहिए? बीन। हमने बोला भाई गेट बीन। देखो कई तरह से हम बीन निकाल सकते हैं, इनके पास कई सारे गेटर्स हैं। तो सबसे सिंपल तो आपका ये होगा कि भाई अपने बीन का नाम बता दो। मतलब यहाँ पे तुम्हारी बीन का क्या नाम है? उस IOC के उस XML के अंदर EMP नाम रखा था, ठीक है। अब इसमें टाइप कास्टिंग में प्रॉब्लम आएगा कि मैं यहाँ पे अगर रेफरेंस वेरिएबल रखूंगा एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू, तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू एम्प्लॉय, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट बीन का जो रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें? टाइप कास्टिंग करने के लिए कुछ नहीं, हमें ब्रैकेट लगाया और उधर उसमें क्लास का नाम लिख दिया, टाइप कास्टिंग हो जाए। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो पहले यही करवा देते हैं और ई को प्रिंट कर दिया। ई को प्रिंट किया तो टू स्ट्रिंग कॉल होगा ना, और टू स्ट्रिंग में देखते हैं वो वैल्यूज आई हैं या नहीं। यहाँ से हमने केवल गेट बीन को बोला, कॉल करा कि भाई बीन चाहिए कौन सी? EMP। अगर EMP बीन वहां डिफाइन है तो EMP बीन बननी होगी, और बनी होगी तो कोई कंस्ट्रक्टर जरूर चला होगा। और वैल्यू सेट अगर उसने सेटर्स के थ्रू की होगी तो सेटर चलेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करे होंगी तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्योंकि वो प्रॉपर्टी टैग है, पर प्रॉपर्टी टैग एक सेटर कॉल होता है तो आपके सेटर्स चलेंगे। और क्योंकि आपने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करवा नहीं रखा, और कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए अलग लॉजिक लिखना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करके नहीं बनाएगा। ये बीन जो बना रहा होगा वो किस बेसिस पे बना रहा होगा? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल का। तो नो आर्गुमेंट और सेटर कॉल होने के बाद तुम्हारा टू स्ट्रिंग कॉल होना चाहिए। पहले तो एप्लीकेशन चल जाएगा। ओ वाओ, पहले ऐसा होता है ना, चलता ही। तो सबसे पहले आप देखो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला, बीन बनाया होगा उसने, उसके बाद फिर तीनों सेटर्स कॉल किए उसने, उसके बाद आपका टू स्ट्रिंग चला और तीनों में वैल्यूज आ गई। चमत्कार हो गया था। बीन
बजानी आ गई, बनानी आ गई, है ना? सर हम डेवलपर बनेंगे या सपेरे? तो भाई जो तुम्हें सही लगे बन सकते हो, दोनों में स्कोप है। सावन का महीना है, बारिश का महीना है, बारिश अगर होती तो बॉस निकलते हैं, तो अपना वेबसाइट बनाओ, है ना? प्रोफेशनल आप हो जाओ इसमें, तुम्हें कॉल्स आएंगे, तुम्हें जाना है उस लोकेशन पे, पकड़ना है, उसका चार्ज लिख दो भाई इतना है। उसके लिए भाई वैसे ग्लव्स वगैरह वो सब पहनो, और अपने पास वो भी रखो इसका, हाँ, अगर काट लिया गलती से तो वेबसाइट भी बंद हो जाएगी, तुम भी बंद हो जाओगे। दोबारा बोलो, तुमने क्या बोला था? सर इसमें एक चीज और था, ये जैसे आपने सर यहाँ पर मेवन प्रोजेक्ट में आपने सर डिपेंडेंसी ऐसे ऐड की, मतलब आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी। सर हम लोग मतलब हम लोग को जो बताया जाता था कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर से भी कर सकते थे इसको, मतलब डिपेंडेंसी स्प्रिंग इनिशियलाइजर में बूट एप्लीकेशन बनाते हैं ना जब, तब हम वही करते हैं। और अगर आप STS यूज करते हो तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर, उस पे स्प्रिंग की वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है, STS पे वो फीचर अवेलेबल है। तुमको अलग से वेबसाइट पे ब्राउजर पे जाके प्रोजेक्ट बना के जिप करके डाउनलोड करके फिर उसे एक्सट्रैक्ट करके इसमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट STS में बन जाता है स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। स्प्रिंग बूट का केस है, वो आएगा, बताएंगे, अभी तुम्हें यही करना है, ठीक है? अच्छा, अब गेटबीन को कॉल कर रहे हैं, कह रहे एम्प्लॉय निकाल के दे दो, वो दे ही नहीं रहा, करना ना टाइपकास्ट नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्ट टाइप है ना। तो हम चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई लो ये है हमारी क्लास, अब कोई कास्टिंग करने की जरूरत नहीं। दूसरा गेटर है इनके पास, ओवरलोडेड मेथड है बस, और कुछ नहीं। तो अभी भी तो सही चल रहा है सर, हाँ सही चल रहा है। दोनों में से तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। ऑब्वियसली ये इसमें करना नहीं पड़ रहा, इसमें टाइप बता दिया हमने कि एम्प्लॉय का निकालो, तो यही करेंगे। कर दोनों सकते हैं, है ना? ठीक है, तो अभी इतना सिंपल हो गया बनाना भी। सर ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया। बट सर इनिशियल वैल्यूज के लिए तो हम सेटर्स को नहीं, कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे, ये कब कॉल होगा? बीन तो हम ऐसे ही बनाना चाहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते तो इनिशियल वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू देते थे, मॉडिफिकेशन अगर करनी है तो हम सेटर कॉल कर लेते थे। तो बीन अगर यहाँ बन चुका है, अगर बीन बन जाता तो उसके बाद तो हम सेटर कॉल करके उसे मॉडिफाई कर लेंगे ना, कि ई डॉट मैं सेटर कॉल करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। बिल्कुल, मैं इसको NA कर दूं, पहले जो बीन बना था उसमें जेंडर क्या था? समझ रहे हो? तो बदला जा सकता है सेटअप, तो हम बाद में कॉल करें। ऑब्जेक्ट बन गया तो भाई मेथड तो कॉल होंगे ही होंगे, ऑब्जेक्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनने संभाल ली थी ना, बाकी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर कॉल करके आप वैल्यूज इंजेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद जो ये मॉडिफिकेशन कभी करने पड़ेंगे तो वो हम खुद कर लें। कौन कह रहा है ऐसा? हम कह रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या सीक्वेंस है कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि कोई भी मेथड कॉल होता है सीक्वेंस वेरी करता है ना। आईडी इंटीजर है, स्ट्रिंग में पीछे 2 स्ट्रिंग जा रही हैं, तो पहले इंटीजर दो फिर 2 स्ट्रिंग्स। तो उसके लिए बस तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर्टी टैग की जगह बस कंस्ट्रक्टर आर्ग्स लिखना है। कंस्ट्रक्टर आर्ग्स मतलब कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट आईडी दे दिया, नेम दे दिया, जेंडर दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ ये है नेम, ये है आईडी। क्या दिक्कत है, कर तो सकते ही है ना।
कर दिया और इधर आके मेन में बोला भाई बीन दो। अरे इफ नो टाइप देन उसने ले लिया, आईडी में क्या रख दिया 111। 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल किया है उसने, नेम 111 सीक्वेंस नहीं, जेंडर में क्या हाँ, लेकिन इसने तो सही मतलब वो कर लिया ना। मैं हमने तो चेंज किया है ना, कॉलम्स डिफाइन करने पे मेल, चलो उसमें ठीक चला गया। आईडी दिया दूसरा, इसमें मैंने अक्षित डाला। वेरिएबल नेम तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम बस यही है, ये जो वर्जन है अपना इसको ये है। देखो वैल्यूज ही दी है, मैंने वेरिएबल नेम बताया नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में हमने वैल्यूज तो सीधी सीधी दे ही रखी है, ये वैल्यू इंटीजर, ये लो स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे इस अक्षित को यहाँ से उठा के बोला हूँ यहाँ चला जाए, सही है। अब यहाँ पे ले जाके हमने रख दिया, इसको इंटीजर रख दो जाओ, और इनसे बोलते हैं अब चलाना भाई। अभी हम वो नेम भी डाल देंगे, वैसे मैंने नेम हटाए थे किसी और रीजन की वजह से, ठीक है। Unsatisfied dependency exception error creating bean with the name emp defined in the class path resource कहाँ application contact dot xml। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें पता है, आगे आगे वो लिखिएगा भी। बोला है unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0 could not convert argument value of type java dot string to the required type। required क्या था, int। ध्यान रखना है स्ट्रिंग से ज्यादा मीनिंगफुल कोई भी एक्सेप्शन प्रिंट कराता ही नहीं। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। कस्टमाइज एक्सेप्शन याद है, उसमें हम मैसेज खुद ही बताते थे, तो इन्होंने हर एक टाइप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो तुम्हें बस एक्सेप्शन पढ़ना आना है, अगर एक्सेप्शन पढ़ना आएगा तो तुम उसे सॉल्व भी कर लोगे ना। आप बताओ इसका सॉल्यूशन तो इसी की बात, इसी एक्सेप्शन में ढूंढने से मिल पा रहा है। हाँ सर, अभी मैं क्या करूं, इसको आईडी रहने दो, फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो, किधर ना, बस मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, अक्षित दे रहा हूँ, अक्ष कर दो, इसे 1 1 दे रहा हूँ। वैल्यू ऊपर नीचे नहीं, कंस्ट्रक्टर का जो आर्गुमेंट है वो मैच होना चाहिए। तो ठीक है सर, हम नहीं करेंगे, गलती हो गई हमसे, माफ करो। तुम्हारे पास नेम दूं या ना, तो इसका भी मेरे पास वो आ गया। क्या वैल्यू देनी है, वैल्यू उसी टाइप से देनी है जिस टाइप से आपने कंस्ट्रक्टर में पास। टाइप मैटर करता है ना किसी भी मेथड में, ये थोड़ी ना है कि तुम अब मुझे बताओ, अब एक नहीं दोगे। चलो एक काम कर लेते हैं, जेंडर हमने दिया है, अब मुझे तुम अपना वो बताओ जो तुम कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे, 3 पैरामीटर या 5 पैरामीटर वाला है, एक नहीं देंगे। अब पढ़ो इस एक्सेप्शन को, तभी क्लियर हो जाएगा। वही कह रहा है डिफाइन इन द क्लास पाथ, क्या unsatisfied dependency expressed through constructor parameter to ambiguous argument valued for parameter type string, did you specify the correct bean references as argument। पूछ भी रहा है वो, अब वो पूछ गुस्से में रहा है, तभी तो रेड में है ये, बट तुमने मुझसे बहुत धीमे से पढ़ा ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है लाइट है।
उससे बोल रहा है। ऐसा अगर आप कभी करते हो ना, क्योंकि तुम कोर पढ़ के आए होते हो अच्छे से, उसके बाद तुम I1 भी पढ़ लेते हो, उसके बाद भी तुम अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो गुस्सा होना उसका बनता है कि भाई तुमने क्या पढ़ा था, कंसेप्ट ठीक से नहीं पढ़ा था, मेथड्स तो पढ़े ना ठीक से। ओवरलोडिंग में तुम्हें यही तो सिखाया गया कि पैरामीटर मैच कराओ भाई, जो पैरामीटर भेज दो वही वाला मेथड कॉल होगा। तो ये बस मैं आसान शब्दों में आपके कहूं तो ये गाली है जो तुम्हें नहीं दिख रही है ना। जिस तरह से फील करने लग जाओगे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो भाई गालियों से बचो, पैरामीटर प्रॉपर उसी मैनर में देते रहो जिसमें तुम्हें बताया गया। अब देखो ये 3 वाला मैसेज कहां से आ रहा है, ये सर यहां से आ रहा है। इट मीन ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया उसने, तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्स वाला जो एट्रीब्यूट है इसको अगर हम यूज करते हैं तो क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। प्रॉपर्टी टैग लगाते हैं तो सेटर कॉल होता है। इतनी बात याद रखना है। सेटर बेस्ड इंजेक्शन करना है तो प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे, कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन करना है तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्स टैग लगाएंगे। इतना मीनिंगफुल हो, ठीक है, कर सकते हैं ये बात। बिल्कुल कुछ नहीं, मैं इसको दोनों ही लिख देता हूं ना, इधर बस क्या लगाना है, प्रॉपर्टी टैग। दोनों तरह से आपको बना के देखना है। अब मैं उसको हटा दिया था ना, इसको चेंज कर नहीं, तो आपको भी यही करना है। इतना कर लोगे ना तुम बहुत मजा आएगा। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तुम्हें पहले बस प्रोजेक्ट बनाना आ जाए, बीन बनाना आ जाए, उसके बाद मैं एक दिन में काफी चीजें समझा दूंगा तुम्हें और तुम कर भी लोगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में सिलेबस आगे बढ़ा। आते डन। आ गया, पब्लिक कर दिया। मेन में ही अभी है सारा कोड। तो सबसे पहले आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे तुम्हें करवाया। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाओ। मैवन प्रोजेक्ट बनते ही आप पहले काम फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी ऐड करने का होता है। कभी भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यही करना है। डिपेंडेंसी जो रिक्वायर्ड है सारी डाल दी, उसके बाद आप जाएंगे अपनी मेन क्लास बना लो। अब एंटिटी बनानी पड़ेगी, जिसके ऑब्जेक्ट्स बनाने वो एंटिटी बना लो। उस एंटिटी को स्टोर करना है अगर डेटाबेस में, उसी एंटिटी पे काम करेंगे। चाहे डेटाबेस में स्टोर करना हो या फिर अभी हम जो छोटे छोटे गेम्स खेल रहे होंगे वो। तो एक एंटिटी बना ली, उसके बाद क्या, अगर जहां बीन डिफाइन करना है उस बीन डेफिनेशन एक एक्सएमएल फाइल बना लो। आने वाले टाइम में हम इसको भी जावा बेस्ड करेंगे, एनोटेशन बेस्ड करके देखेंगे, ठीक है। बट डीप डाइव हम एक्सएमएल में ही कर पाते हैं, इसलिए पहले हमें एक्सएमएल देखना पड़ता है एक्चुअली राउंड गेम क्या चल रहा है। पढ़े तो बात है ये, करो या मरो। करोगे तो शायद उद्धार हो जाए, नहीं करोगे तो भी उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कोर्स लिया है तो तुम्हारा उद्धार होगा ही, है ना। तो जैसा मन करे वैसा कर लेना। मेरा कहना बस यही है कि प्रैक्टिस जरूर करना घर जाके, है ना। अच्छा एक मिनट और रोको, पहले मैं ये देख लूं आज कोई स्लाइड और करवानी है तुम्हें। ठीक है, ये वाली स्लाइड और देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी तुमने आईओसी सुना ना,
डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न। क्या करता है क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन? और एक डिजाइन पैटर्न होता है दैट रिमूव्स द डिपेंडेंसी फ्रॉम द प्रोग्रामिंग कोड सो दैट इट कैन बी इजी टू मैनेज एंड टेस्ट दैट। हमारे यहाँ से डिपेंडेंसी हटा दी उसने बोला ना तुम्हें न्यू कॉल करना है, ना सेटर्स कॉल करना है, ना ही तुम्हें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। करा क्या तुमने कभी? अभी जो बीइंग बनाया क्या तुमने यहाँ कुछ किया? ऐसा नहीं, सारा गेम किसका है? उनका डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने का काम IOC करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक फीचर है, एक डिजाइन पैटर्न। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेक्स आवर प्रोग्रामिंग कोड। ओके, two ways to perform dependency injection is in Spring Framework. First is by constructor, second is by setter. दो ही तरीके होते हैं। दोनों को करने के लिए दो टैग्स यूज होते हैं, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर आर्ग्स, जो अभी हमने देखा था। कितने तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रिमिटिव और स्ट्रिंग बेस्ड वैल्यूज की डिपेंडेंसी जो होती है हम उसे इंजेक्ट करें। अभी हमने यही किया है। हमारी क्लास के अंदर क्या डिपेंडेंसी थी? प्रिमिटिव थी ना, इंट। स्ट्रिंग बेस्ड था ना, नेम और जेंडर। उन्हीं को इंजेक्ट करना सीखे हो अभी तुम। अब आगे आएगा डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी, मतलब एम्प्लॉय में एड्रेस अगर आ गया तो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है ना, कार में अगर इंजन या ड्राइवर आ गया तो वो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है ना, उसको कैसे इंजेक्ट करने हैं वो सीखना होगा। फिर हो सकता है हमारी क्लास में किसी कलेक्शन की डिपेंडेंसी आए। याद है एम्प्लॉय में लिस्ट ऑफ एड्रेसेस आ गए थे एक बार मैपिंग में, तो उस केस में उसको कैसे इंजेक्ट करना है, उसके लिए क्या टैग्स दिए हैं वो पढ़ना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इफ नो टाइप देन टाइप इक्वल्स टू स्ट्रिंग होता है, लेकिन आपको स्पेशली कभी बताना पड़ेगा ये टाइप नहीं सर ये टाइप है, तो आपके पास टाइप नाम का भी एक एलिमेंट होता है प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर दोनों टैग्स के अंदर। तो यहाँ आप टाइप इक्वल्स टू बता सकते हो स्पेशली कि भाई ये भाई इंटी है, अगर बताना पड़े किसी केस में। अगर हमने यहाँ पे मीन कर दिया था, जो कि वहां पे हम भेज रहे थे इंटीजर ही भेज रहे थे, लेकिन अगर मैं उस जहां मैं इंट भेज रहा हूँ बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग होता है, मैं स्ट्रिंग की जगह टाइप इंट कर दूं, ना इंट कर दूं भेजूं स्ट्रिंग, तो फिर वही एरर आएगा कि टाइप तो इंट है तुम भेज स्ट्रिंग रहे हो। अब भैया ये अक्षर कुछ भी भेज रहे हो तो फिर वो एरर आता है। नंबर कोई स्ट्रिंग है कोई इंटीजर है और साथ में कोई ऐसे स्ट्रिंग है तो टाइप स्ट्रिंग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही जाता है, तो फिर नहीं कर लिखा ना इफ नो टाइप देन टाइप इक्वल्स टू स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही है, तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अगर इंट को एक्सप्लिसिटली कहीं बताना पड़े तब बताना टाइप इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो ये इतनी बात याद रखना। तो अभी हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिर्फ पहला वाला किया, ये दोनों करने। उसके बाद जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा तब हम आगे और भी तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। है काफी चीजें अभी पढ़ने को जो पढ़ेंगे। सर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कौन सा प्रेफर करना चाहिए, सेटर या कंस्ट्रक्टर? इनिशियल वैल्यूज के लिए सेटर यूज करते हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट तो ये जो तुम्हारा IOC भी है ना वो सेटर को कॉल करता है, बाय डिफॉल्ट सेटर बेस्ड इंजेक्शन परफॉर्म करने प्रेफर करता है। अच्छा, दूसरा आगे चल के मैं दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझाऊं, दिन मैं डिफरेंस कराऊंगा दोनों इंजेक्शन में, तो उस दिन तुम्हें खुद एक डिसीजन ले पाओगे कि भाई कौन सा बेस्ट है ना। तो प्रॉब्लम बेस्ड समझाऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाए, उसकी टेंशन मत। अभी तो खोला ही था मैंने। कौन सा था ये? फोटो क्लिक करके तुम घर पे नहीं लिख पाओगे। Recording stop.